प्यारे बच्चों, आज मैं 8th क्लास के साइंस का जो लाइट चैप्टर है यानी चैप्टर 16 इसको पढ़ करके वर्ड बाय वर्ड आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपको क्या करना है कि इस लेक्चर को सुनने के टाइम आप जैसे मैं इस पैराग्राफ को पढ़ रहा हूँ तो आप भी अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और इस पैराग्राफ को जैसे मैं पढ़ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको आप भी पढ़ते जाएं और समझने की कोशिश करें। तो इससे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और एक अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड इज़ लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस, यानी जो वर्ल्ड है ये कैसे हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये हमें पता चलती है थ्रू सेंसेस। यानी सेंस क्या क्या है, जैसे हम आँख से देख सकते हैं, ये भी हमारा सेंस है। किसी चीज़ को स्मेल कर सकते हैं, ये भी हमारा एक सेंस है। हम सुन सकते हैं, ये भी हमारा एक सेंस है। हम टच कर सकते हैं, ये भी हमारा सेंस है। तो द सेंस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसेस। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंस में जो मैंने आपको 5 सेंसेस बताए उसमें से आपका जो एक सेंस है देखने का, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पावरफुल है। थ्रू इट वी सी माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, चेयर्स, पीपल एंड सो मैनी अदर थिंग्स अराउंड अस। यानी हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम कैसे सेंस कर पाते हैं, उनको कैसे महसूस कर पाते हैं। तो हम उन्हें देख करके ये फील कर पाते हैं कि ये माउंटेन है, ये ट्रीज़ हैं, ये रिवर्स हैं, ये प्लांट्स हैं, ये चेयर्स हैं या ये पीपल हैं। अलग अलग लोगों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू आवर सेंस ऑफ साइट। We also see clouds, rainbows, and birds flying in the sky. At night, we see the moon and stars. रात में हम मून को और स्टार्स को भी देख सकते हैं। किसके थ्रू? द सेंस ऑफ साइट के थ्रू। यानी अपनी आँखों से देखने की जो हमारे अंदर ताकत है उसके थ्रू हम इसको सारी चीज़ों को देखते हैं। यू आर एबल टू सी द वर्ड्स एंड द सेंटेंसेस प्रिंटेड ऑन दिस पेज। हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल। तो ये सब जो हम देख पा रहे हैं ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, इस चैप्टर में हम उसी चीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहले इसमें देखें बेटा कि इसमें जो 16.1 पैराग्राफ है यहाँ पे इसी का आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। यानी कौन सी ऐसी चीज़ होती है जिससे हमें कोई भी दूसरी चीज़, कोई ऑब्जेक्ट हमें विजिबल हो जाती है, नज़र आने लगती है। आखिर वहाँ पे क्या फिनोमेना होता है, राइट। आइए इसको पैराग्राफ को पढ़ते हैं और फिर इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हाउ यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट। मतलब हैव यू एवर थॉट, मतलब कभी आपने ये सोचा है कि कोई भी जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं इन्हें हम कैसे देख सकते हैं। यू मे से दैट, हम ये कह सकते हैं कि आइज सी द ऑब्जेक्ट। हम ये कहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कभी सोचा कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे नज़र आती है, कोई वस्तु कैसे आप देख पाते हो, तो आप यही कहोगे कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन इसके बियॉन्ड भी कुछ फिनोमेना है, उसके बारे में अभी पढ़ेंगे हम। बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क। अंधेरे में हम क्या किसी वस्तु को देख सकते हैं? अंधेरे में भी तो हमारी आंखें होती है ना, मौजूद तो हमारी आंखें होती है। लेकिन क्या हम उस टाइम पे उस अपनी आंखों से कोई चीज़ अंधेरे में हो तो देख सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे कि नहीं। तो आंखें हो करके भी हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं देख सकते। यानी यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन है जो हमें हेल्प कर रही है देखने में। तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। इट मीन्स दैट आइज एलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। तो हम ये
हमको क्या पता चला कि सिर्फ हमारी आंखें हो करके भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकें ये ज़रूरी नहीं है। उसके बियॉन्ड भी कुछ और चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटर्स आवर आइज दैट वी सी द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या होता है, मान लो यहाँ पे बेटा मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है ये, ओके, आपकी आइज है यहाँ पे, यहाँ से आप इसको देख रहे हो, ओके, यहाँ से देखते हो आप, तो जब आपको लाइट, जब प्रकाश यानी लाइट जो है इस ऑब्जेक्ट से टकरा करके हमारी आँखों तक पहुँचती है, ओके, लाइट जो है यानी रोशनी हमारी आँखों तक इस ऑब्जेक्ट से टकरा करके पहुँचेगी, तब ये हमें वस्तु या ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, राइट। अगर ये वस्तु से कोई भी लाइट टकरा करके हमारी आंखों तक नहीं आएगी तो ये वस्तु हमें नहीं दिखाई देगा। जैसे अंधेरे में होता है, तो अंधेरे में ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही रखा रहे, तो यहाँ पे कोई भी लाइट इससे टकरा करके हमारी आंखों तक नहीं आएगी तो ये हमें दिखाई नहीं देगा, ओके। द लाइट may have been emitted by the object or may have been reflected by it। ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ये खुद ब खुद लाइट एमिट करे, यानी अपने अंदर से लाइट निकाले। जैसे बेटा आपने देखा होगा रेडियम, रेडियम वाली घड़ी या रेडियम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में, बहुत सारे रिस्ट वॉच में लगा होता है, जिसको ना आप अंधेरे में लेके जाओगे तो भी वहाँ पे दिखाई देता है वो, यानी उसके अंदर से एक लाइट एमिट होती है, चमक होती है, जिससे वो खुद ब खुद हमें दिखने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी वस्तु को लाइट में ले आते हो, लाइट यानी प्रकाश में, रोशनी में, तो वहाँ से जो रोशनी आती है इस पे पड़ती है, इससे टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचती है, इससे हमारा ये ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है, ओके। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर समझ में आई होगी। यू लर्न इन द क्लास 7 दैट ए पॉलिश्ड और ए शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज ए मिरर। तो मिरर कैसे बनता है बेटा, कोई भी एक शाइनी सरफेस होना चाहिए और उसका एक सिरा ये पॉलिश होना चाहिए, ओके, ये पॉलिश है और इधर शाइनी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एज ए मिरर काम करने लग जाता है, ओके। आप 7th में पढ़ चुके हैं। अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन ए सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड, लेट अस फाइंड आउट। तो ये रिफ्लेक्ट बैक होती है, लेकिन किस डायरेक्शन में होती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो अब ये हमारा जो सेक्शन है बेटा, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में है, क्योंकि अब यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि जब हमारे मिरर पे कोई लाइट पड़ती है तो ये किस डायरेक्शन में वापस जाती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, रिफ्लेक्ट बैक कैसे होती है, और यहाँ से हमें कुछ रूल्स भी सीखने को मिलेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक्टिविटी के थ्रू हम पढ़ेंगे। 16.1 एक्टिविटी करेंगे। फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड और ए टेबल। एक टेबल पे क्या करो आप, एक वाइट कलर की शीट को फिक्स कर दो। टेक comb and close all its openings except one in the middle. You can now use a strip of black paper for this purpose. क्या करना आपको, a comb and close all its opening except one in the middle. You can use a strip of black paper for this purpose. Hold the comb perpendicular to the sheet of paper, through light from a torch through the opening of the comb from one side. With slight adjustment of the torch,
the comb, you will see a ray of light along the paper. On the other side of the comb, keep the comb and the torch steady. Place a strip of plain mirror in the path of light ray. What do you observe? देखो बेटा क्या किया यहाँ पे। यहाँ पे आपने एक वाइट पेपर लिया। ओके, वाइट पेपर लिया और एक कॉम लिया। उस कॉम को ब्लैक कलर से, देखो ये ब्लैक कलर से पूरा ढक दिया, और इसका जो बीच वाला पोर्शन है ना, इसको बस ओपन रखा है, इधर वाला भी ढक दिया। ओके, उसके बाद क्या किया, कॉम को पकड़े रखा परपेंडिकुलर शीट ऑफ द पेपर, थ्रो लाइट फ्रॉम ए टॉर्च। अब एक टॉर्च से इस पे लाइट को डाला, तो ये जो मिडिल वाला ओपनिंग पार्ट था ना कॉम का, यहाँ से लाइट ऐसे पास करेगी। ओके, लाइट पास करेगी और इस मिरर पे, ये जो मिरर आपने रखा है बेटा, इस मिरर पे लाइट आकर के इंसिडेंट होगी। लाइट इंसिडेंट होने के बाद आप देखोगे कि ऐसे आपकी लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी। ओके, यहाँ पे स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर है इन द पाथ ऑफ द लाइट। अब क्या हो रहा है, लाइट यहाँ से, अब इसमें पढ़ लो आप, अरेंजमेंट ऑफ शोइंग रिफ्लेक्शन। इस अरेंजमेंट को आप घर पे कर सकते हो बेटा। ओके, क्या लेना है, एक वाइट पेपर लेना है, एक ऐसे स्ट्रिप आपको ग्लास की लेनी है मिरर की, उसके बाद आप एक कॉम लेना है, कॉम को ब्लैक पेपर से ढक देना है, सिर्फ मिडिल वाला पोर्शन जो है उसको ओपन रखना है। ओके, अब देखो होता क्या है, यहाँ पे मैंने समझाया, आगे इसमें भी पढ़ते हैं। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। देखो यहाँ से लाइट ऐसे आ रही है और फिर ये रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है, और ये वाला जो बेटा दिख रहा है, ये मिरर प्लेन मिरर होने की वजह से उसका शैडो पार्ट दिख रहा है। ओके, द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो देखो ये लाइट रे यहाँ से आ रही है ना सीधा, इसको पास करते हुए, और इस पे स्ट्राइक कर रही है, तो इस रे को क्या कहेंगे, इसी रे को इंसिडेंट रे कहते हैं बेटा। क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, इसको कहेंगे इंसिडेंट रे। ओके, द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ से उसको कहेंगे एज द रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ सरफेस पे ये टकरा करके वापस ऐसे आ रही है, इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ओके बेटा, आइए अब आगे हम पढ़ते हैं इसमें। A ray of light is an idealization. In reality, we have a narrow beam of light which is made up of several rays. For simplicity, we use the term ray for a narrow beam of light. यानी ये कह रहा कि रे जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ए रे ऑफ लाइट है, एक ये आइडियलाइजेशन है कि इन रियलिटी वी हैव ए नैरो बीम ऑफ लाइट। वहाँ से कॉम्प से तो बहुत बारीक सी लाइट पास कर रही थी ना, तो इसीलिए, हालांकि इसमें बहुत सारे रेज होती हैं, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए एक नैरो बीम ऑफ लाइट को रे कह रहे हैं। ओके, बस दैट्स ऑल। ड्रॉ लाइंस शोइंग द पोजीशन ऑफ द प्लेन मिरर। अब देखो आपने जो वहाँ पे बेटा एक्सपेरिमेंट किया था, ये जो आपने एक्सपेरिमेंट किया ये वाला, इस एक्सपेरिमेंट को हम अब एक डायग्राम बना करके समझते हैं। उस डायग्राम में भी ये सारी चीज़ें हम कंसीडर करेंगे। देखो, ड्रॉ द लाइंस शोइंग द पोजीशन ऑफ द प्लेन मिरर, ये हमने एक लाइन बनाया और इसको ऐसे ऐसे कर दिया, इसका मतलब ये पेंट है इधर से। क्या है बेटा, ये पेंट है इधर से। ओके, इधर से पेंट है और इधर का सरफेस ये शाइनी इसका है। उसके बाद आपने जस्ट इसको ऐसे रख दिया, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑन द पेपर
विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। तो आपने ऐसे ये इंसिडेंट रे बना लिया, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे बना लिया। ये आपकी रिफ्लेक्टेड हो गई और ये आपकी इंसिडेंट हो गई, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई। ओके, रिमूव द मिरर एंड द कॉम, ड्रॉ a line making an angle of 90 degree to the line representing the mirror at the point where the incident ray strike the mirror. This line is known as the normal. यहाँ से बेटा इस सरफेस पर क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया, ऐसे सीधी लाइन। तो ये कितना एंगल फॉर्म करेगी, 90 डिग्री फॉर्म करेगी, इधर भी 90 डिग्री फॉर्म कर रही है। तो ड्रॉ ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रहा, वहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ले लिया और इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ये बेटा आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ से डेफिनेशन लिखोगे कि अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर एट द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर, दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट दैट पॉइंट। यहाँ तक आप ले लोगे, यही आपका डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। द एंगल around between the normal and incident ray is called angle of incident। इसको एंगल ऑफ आई से डिनोट करते हैं, ऐसे ये इंसिडेंट एंगल को डिनोट करता है। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे देखो बेटा, ये आपके मिरर हो गया, ये मिरर है आपका, यहाँ पे आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। और ये जो एंगल है यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच ये वाला, इस एंगल को कौन सा एंगल कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम एंगल आई से डिनोट करते हैं। और जब ये रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट होकर के बाहर को जाती है तो इसमें और नॉर्मल के बीच जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसको एंगल आर से डिनोट करते हैं। ओके, मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिपीट द एक्टिविटी सेवरल टाइम्स बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेटा टेबल। अब इस एंगल को हमें मेज़र करना है बेटा, इस वाले एंगल को भी और एंगल आर को भी, एंगल आई को भी। आप इससे कंपास का यूज़ करके या आप जो है, जो आपका दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है ज्योमेट्री में एंगल को मेज़र करने के लिए, सेमी सर्कल का भी ऐसे यूज़ कर सकते हो आप मेज़र करने के लिए। ओके, तो आप जब एंगल को मेज़र करोगे तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा। जो आप एंगल मेज़र करोगे आप इसमें फिल करते जाना। ओके, एंगल ऐसे फिल करते जाना इसमें। तो आपको क्या मिलेगा बेटा कि डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? Yes, are they approximately equal? If the experiment is carried out carefully, it is seen that the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. This is one of the laws of reflection. यानी laws of reflection का पहला लॉ क्या है कि angle of incidence is always equal to the angle of reflection। मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब ये हुआ कि आपका जो एंगल आई है ये ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर होता है। ये आपका पहला लॉ है, किसका लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। ओके, आई होप कि इट इज़ क्लियर टू यू। Let us perform another activity on reflection. What would happen if I threw the light on the mirror along the normal? Yes, अब नॉर्मल पे अगर लाइट आप डालते हैं तो क्या होगा उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, एक एक्टिविटी से हमें पता चल जाएगा। परफॉर्म एक्टिविटी 16.1 अगेन, दिस टाइम यूज अ शीट ऑफ स्टिफ पेपर और ए चार्ट पेपर। Let the sheet project a little beyond the edge of the table. Cut the
portion of the sheet in the middle, look at the reflected ray, make sure that the reflected ray extend to the projection portion of the paper, bend the part of the projected portion on which the reflected rays falls. Can you still the reflected ray bring the paper back to the original? अब आप देखो कुछ ऐसे करना है आपको बेटा. पोजीशन, कैन यू सी द रिफ्लेक्टेड रे अगेन, व्हाट डू यू इन्फर. अब देखो आप यहाँ पे ये आपको एक आपने चार्ट पेपर ले लिया और यहाँ पे वही सेम कॉम लेकर के आप सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बेटा. यहाँ पे देखो आप ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है. यहाँ पे आपने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे. अब ए और बी में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको. देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट, क्या हो रहा, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन. ये तीनों किस में आ रहे हैं, सेम प्लेन पे आ रहे हैं बेटा. ये देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे और इनके बीच नॉर्मल होगा, तो ये सब कहाँ पे है, ये सेम प्लेन पे, एक ही प्लेन में है. When the whole sheet of paper is spread on the table, it represent one plane, है ना, क्योंकि आपने एक बड़ा सा शीट ले लिया पेपर. अब इस पे जो भी घटना हो रही है वो उसको एक प्लेन में हम मानेंगे. द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर all in this plane. When you blend the paper, you create a plane different from the plane in which the incident ray and the normal lie. Then you do not see the reflected ray. अब यहाँ पे आपको bend अगर आपने कर दिया तो reflected ray आपको नहीं दिखेगी. What does it indicate? It indicates that incident ray, normal at the point of the incidence and reflected ray all lie in the same plane. दिस इज अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो हमारे पास दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए. ये बेटा आपको याद करना है, अपने नोट्स में लिखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था कि जो हमारा इंसिडेंट रे का एंगल होता है और जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है. ये पहला हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है. दूसरा क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे सब कहाँ पे लाई करते हैं, एक सेम प्लेन में लाई करते हैं. ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ. तो अब हम दूसरे लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे. थैंक यू.